पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव चूंकि एक काल्पनिक कहानी है, लिखते जाओ साथ में। एक कैसा कहानी है? एक काल्पनिक कहानी ले लिया गया। इस गांव की एक काल्पनिक क्या लिया गया है? कहानी ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है? काल्पनिक एक कहानी ले लिया गया है। और इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य इस कहानी में क्या है? कृषि करना है। क्या है? कृषि या खेती करना। कृषि या खेती करना है। और इसके पालमपुर में कृषि कार्य तो होता था, साथ साथ में गैर कृषि कार्य भी होता था। अन्य कार्य जिसे कहते हैं, गैर कृषि कार्य भी होता था यहां। जैसे डेयरी उत्पादन, जैसे डेयरी उत्पादन, रिक्शा, जीप, बैलगाड़ी। लिखो, रिक्शा, जीप, बैलगाड़ी, या ऐसे कर डेयरी उत्पादन, विनिर्माण, लघु स्तरीय, विनिर्माण, लघु स्तरीय और परिवहन। और परिवहन में जो आता था उसमें भैंसा बग्घा, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ये सब आते थे। मतलब कृषि के साथ गैर कृषि क्रिया होता था। डेयरी, विनिर्माण, लघु स्तरीय और परिवहन, ये सब चीजें पालमपुर में होती थी। उत्पादन, उत्पादन के लिए 4 चीज आवश्यकता होता है। उत्पादन के संगठन, संसाधन, पहला भूमि, दूसरा श्रम, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती थी। और पालमपुर में भी उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए इन चारों चीजों की आवश्यकताएं होती थी। वो चारों चीजें क्या है? देखो, भूमि तो है ही, पूंजी, भूमि, श्रम तो है ही। ये मानो भूमि सीमित है। क्या है? भूमि क्या है? सीमित भी है और स्थिर भी है। सीमित भी है और क्या है? स्थिर भी है। भूमि कैसा है? पूछ लेगा। भूमि स्थिर है और क्या है? सीमित है। श्रम मानव द्वारा दिया जाता है, ये जान ही रहे हो। ये मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। श्रम के मांग व श्रम के आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसको मजदूरी मिलती है और इसको लगान मिलता है। भूमि को क्या मिलता है? पारितोषिक के रूप में लगान मिलता है। और पूंजी, जिसको भौतिक पूंजी कहते हैं, भौतिक पूंजी भी कह सकते हो चाहे पूंजी भी कह सकते हो। पूंजी 2 प्रकार की होती है पालमपुर में, या वैसे भी 2 प्रकार की होती है।
एक स्थिर पूंजी, एक स्थिर पूंजी मशीन, औजार, बड़े बड़े मशीन, औजार, ये सब स्थिर पूंजी हैं। दूसरी पूंजी कार्यशील पूंजी होती है। दूसरी पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी, जिसमें कच्चा माल आ जाता है, कच्चा माल और नकद मुद्रा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये जो है स्थिर पूंजी। अब पूंजी को क्या मिलता है? और दूसरा साहसी, चौथा आता है साहसी या उद्यमी। ये चार्ज के सहयोग संगठन से उत्पादन कार्य पालमपुर में भी होता था। पालमपुर में भी पूंजी को दो भागों में बांट दिया गया था, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी और क्या? कार्यशील पूंजी के रूप में बांट दिया गया था। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? साथ साथ में इसके जो परिवार थी, पालमपुर में परिवार 450 गांवों का था। परिवार कितने गांव का था? 450 परिवार थे। कितने परिवार थे? 450 परिवार थे और 80 परिवार सबसे ज्यादा धनी थे। धनी कितने परिवार थे? 80 परिवार ही थे। साधन संपन्न 80 परिवार ही थे केवल पालमपुर में। कितने? 80 परिवार थे। इससे ज्यादा गांव में अधिक, गांव में देखो, गांव में दलित वर्गों की संख्या 1/3 थी। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? दलित की संख्या कितनी थी? 1/3 थी। 1/3 थी। और अब जो है पालमपुर में एक ही भूमि पे पूछ लेता है, एक ही भूमि पर किसी को कैसे बढ़ाया जाए, पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। हमें अब तुमको परिचित दे रहे हैं। अब ऐसे बोल दिया, एक ही भूमि पर पैदावार कैसे बढ़ाया जाए पालमपुर। मान लो एक भूमि का टुकड़ा है जो सीमित है, या पूर्णतः पालमपुर में जो भूमि का टुकड़ा है कोई भी खाली नहीं है। सभी में क्या हो रहा है? पूछ लेगा कि पालमपुर में भूमि के टुकड़े में सभी में कृषि हो रहा है, कुछ भूमि खाली है, तो सभी भूमि में क्या हो रहा था? कृषि हो रहा। कोई भी भूमि छूटा नहीं था। तो पालमपुर में एक ही भूमि पर, मतलब भूमि पर जो भूमि उपलब्ध है, पैदावार पूछा है प्रश्न, पैदावार कैसे बढ़ाया जा सकता है? एक ही भूमि पर पैदावार, एक ही भूमि पर पैदावार कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, मान लीजिए पूरी पालमपुर गांव की है, इसमें कुछ लोग बस गए हैं, है ना, कुछ मान लो प्रकृति के लिए छोड़ दिए हैं और कुछ अन्य कार्य के लिए छोड़ दिए हैं। तो इतने जो भूमि की टुकड़ा है उसमें कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्पादन हो रहा है, उस भूमि के टुकड़े पे पालमपुर में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस भूमि के टुकड़े को पैदावार बढ़ाने के लिए दो प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता है। एक तो पालमपुर में बहुफसली कृषि होती थी। कैसी कृषि होती थी? इसी भूमि पे पैदावार बढ़ाने के लिए दो विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं।
पहला विधि है बहुफसली विधि। बहुफसली विधि बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आधुनिक कृषि विधि। आधुनिक कृषि विधि के माध्यम से भी उसी भूमि पे जो इतना भूमि बचा हुआ है उस पर पैदावार बढ़ाया जा सकता है। बहुफसली विधि क्या है बताओ? जब किसान एक ही भूमि पर जब किसान एक ही भूमि पर जब किसान एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करता है, एक से अधिक फसल पैदा करता है, जैसे गेहूं और आलू, गन्ना के साथ आलू, प्याज और अन्य फसल, गेहूं के साथ सरसों। और ये जब किसान एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा करता है वह बहुफसली विधि कहलाता है। क्या होता है? गेहूं के बाद आलू, गेहूं के साथ आलू, इस तरह की। आधुनिक कृषि में HYB बीजों का प्रयोग हो। दूसरा रासायनिक खादों का प्रयोग हो। सिंचाई का प्रयोग हो, उन्नत सिंचाई का प्रयोग हो, मशीनों का प्रयोग हो, जो 1960 के दशक में आई। ये 1960 के दशक में आई आधुनिक विधि। इससे करके उत्पादन हम उसी भूमि पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बहुफसली विधि करके उत्पादन हम क्या कर सकते हैं? पालमपुर गांव के लोग भी यही करते थे। पालमपुर गांव के लोग भी यही करते थे। HYB बीज माने H मतलब हाई, Y माने यील्ड और B माने वेराइटी। मतलब उन्नत, यील्ड माने प्रकार के बीज का प्रयोग किया गया था। रासायनिक खादों में यूरिया, डाई और तीसरा पोटाश का प्रयोग किया गया। जो पहले परंपरागत कृषि विधि थी और वो आधुनिक कृषि विधि में बदल गई। इस विधि में आधुनिक कृषि विधि में बदल गई। परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ? प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या? अब परिणाम क्या हुआ? जब ये उत्पादन बढ़ा, इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? अगर एक ही भूमि है, उसमें इतने भूमि पालमपुर की है, उसमें उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए? तो बहुफसली विधि करके और आधुनिक कृषि का प्रयोग करके उत्पादन हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। नहीं बढ़ा सकते हैं? बोलो। हमें लग रहा है बढ़ाया जा सकता है।
बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? अब हम अगर ये प्रयोग कर दें कि आधुनिक विधि कृषि विधि क्या है और परंपरागत कृषि विधि क्या है, अलग कर दें, कर दें। पहले पालमपुर में 1960 के दशक के बाद परंपरागत कृषि विधि चलती थी। कैसा चलती थी? परंपरागत कृषि विधि चलती थी। कैसी विधि चलती थी? 1900 लिखो, 1960 के दशक के पहले, हरित क्रांति आने से पहले, 1960 के दशक के पहले, 1966-67 में, इससे पहले कि दशक के पहले भारत में या पालमपुर में भी भारत में परंपरागत विधि से, मेथड से कृषि किया जाता था। क्या किया जाता था बेटा? कृषि किया जाता था। परंपरागत विधि से कृषि किया जाता 1960 के दशक के पहले। अब देखो, पहला भारत में जब किया तो आधार लिख लो यहां पे, और यहां परंपरागत, यहां परंपरागत कृषि लिख लो। परंपरागत कृषि में क्या था? बीज जो है स्थानीय था। बीज कैसा था? या परंपरागत था? बीज कैसा था? परंपरागत था या स्थानीय था। उसमें बीज में कोई शोध नहीं होता था, जैसे रखा जाता था वैसे उसमें जो चीजें, जो बीज कमजोर हो जाती थी या किसी प्रकार के कीड़ा लग जाती तो वो भी बोआ जाता था, लेकिन उसका उत्पादन नहीं हो पाता होता था। औजार, इसका परंपरागत विधि में औजार कैसा था? हल बैल। कृषि के लिए, जुताई के लिए किसका? हल का प्रयोग होता था और बैल का। अब तो ट्रैक्टर होने लगा ना। और फिर तीसरा जो है, सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर था। सिंचाई किस पर निर्भर था? सिंचाई निर्भर था वर्षा पर। बरसात होता था तो सिंचाई, फसल अच्छी होती थी, बरसात नहीं होता तो फसल अच्छी नहीं होती थी। खाद के लिए जैविक या गोबर खादों का प्रयोग किया जाता था। खाद के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? जैविक या गोबर खाद का प्रयोग किया जाता था। और कीट नियंत्रण या कीट नियंत्रण के लिए किया जाता था पारंपरिक तरीके। कीट नियंत्रण के लिए क्या किया जाता था? पारंपरिक तरीके का प्रयोग किया जाता था। जैसे गोबर छिड़काव कर देना, ठीक है, इस तरह कीटों को जला देना, मतलब डस्ट वस्ट जो होता था उससे जला देना। और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्पादन क्या होता था? कम होता था। क्या होता था? कम होता। इस प्रकार से आधुनिक विधि में, या आधुनिक विधि में ये प्रयोग कर सकते हो, ये सबको बदल दिया। बीज में HYB बीजों का प्रयोग किया गया। हल बैल के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया गया। और मशीन वर्षा पे आधारित के साथ साथ क्या है? वर्षा पे आधारित है, साथ साथ में ट्यूबवेल और आधुनिक सिंचाई विधियों का प्रयोग किया गया है ना। ट्यूबवेल जो बिजली से चलने वाली है, आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग किया गया। और खाद के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया कि नहीं? यूरिया, डाई, पोटाश। उत्पादन क्या हुआ? और कीट के लिए
हमें आधुनिक कीट विधियों का प्रयोग किया गया और उत्पादन क्या हुआ, अतिरेय हो गया। क्या हो गया, सरप्लस हो गया। अतिरेय माने सरप्लस हो गया, उत्पादन क्या हो गया। तो दोनों का तुलना हो गया कि नहीं, बोलो। यहां कम उत्पादन, यहां परंपरागत से होता था, यहां क्या बीज कैसा था, HY उन्नत प्रकार की बीज। यहां हर बैल का सिंचाई औजार का प्रयोग किया जाता था, यहां किसका, ट्रैक्टर उक्टर का, मशीनों का प्रयोग हुआ। वर्षा पे आधारित था, साथ साथ में आधुनिक जो सिंचाई थी, ट्यूबवेल, नहर, ये सब का प्रयोग किया। ट्यूबवेल्स का मशीनीकरण का प्रयोग किया गया। जैविक गोबर खाद कीट के लिए, खाद के लिए प्रयोग किया जाता था, यहाँ यूरिया डाई पोटास का प्रयोग किया जाने। आधुनिक कृषि और अंतर समझ गए। कोई दिक्कत बोलो, अगर दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। अच्छा, पालमपुर में 3 प्रकार की फसलें होती थी, जानते हो, फसलें 3 प्रकार की होती है। तो वहां भी भारत में 3 प्रकार की फसल है, तो पालमपुर में भी होगी, क्या होगी कि नहीं। तो रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल होती। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल होती थी। तो फसल 3 प्रकार की। रबी फसल, तो पहला क्या लें, प्रश्न पूछा है। रबी फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में। बुआई कब होता था, अक्टूबर और नवंबर में। कब होता था, और कटाई कब होता था, कटाई कब होगा, अप्रैल, मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में, APR माने अप्रैल। और ये एक तरफ से ठंडी की फसल थी, ठंडी फसल थी, ठंडी ऋतु थी, ये कह सकते हो, जो जाड़े के मौसम में फसल होती थी। अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती थी, बोया जाता था, और कटाई कब होती, मार्च और अप्रैल में। ऐसी फसल को क्या कहा जाता है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर। उदाहरण, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर। ठीक है। दूसरी जो फसल होती थी, यहां सरसों, यहां लिख देंगे, दोनों आ जाएगा, सरसों और मसूर। दूसरी फसल जो होती थी वो खरीफ फसल होती थी। कौन फसल होती थी, दूसरी फसल कौन होती थी, खरीफ फसल होती थी। खरीफ फसल की जो बुआई होती थी बेटा, बुआई और इसकी कटाई है, बुआई और कटाई। बुआई जो होता था जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता था। जून और जुलाई में इसका क्या होता था, बुआई होता था, और कटाई कब होता था, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर में काट लिया जाता था। अक्टूबर में क्या कर लिया जाता था, काट लिया जाता था। ऐसी फसल को धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास। उदाहरण, धान,
या जिसे चावल, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर आदि फसल आती थी। प्रश्न पूछा है इसमें। तो पालमपुर में भी ये भी, जब भारत में होता था तो पालमपुर में भी यही फसल होती थी। तीसरी जो फसल होती थी वो जायद फसल होती थी। कौन फसल होती है? जायद फसल होती है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है। इसकी कटाई हो जाती है बेटा जून में। कब होती है? जून में हो जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, चारा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और पशुओं का चारा। करेला वरेला भी पशुओं का चारा। सब्जी भी एक कह सकते हो, मौसमी, इसमें ले सकते। तो पालमपुर में भी फसल होती थी 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल में गेहूं आ जाती है, खरीफ फसल में धान आ जाती है और जायद फसल में खीरा और ककड़ी आ जाती है। खीरा और ककड़ी आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? बोलो। बढ़िया है, समझ जाओ। देखिए क्या होता है, उत्पादन तो होता है। कोई भी किसान अगर आधुनिक विधि से करेगा तो उसका उत्पादन होगा। क्या होगा? होगा कि नहीं? जब 1960 के दशक में, अब हरित क्रांति अगर हम ला दें, क्या ला दें? हमने आपसे बताया कि 1960 के दशक में क्या लाया गया? हरित क्रांति आया गया। क्या आया गया? यहां पे हरित क्रांति आया, मान ली हरित, और यही हरित क्रांति आधुनिक कृषि विधि लाया। क्या लाया? आधुनिक कृषि विधि है। इस हरित क्रांति में 1960 के दशक के समय हरित क्रांति आया, जो भारत में पढ़ाया जाता था 1966। कब आया है? 1966। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक हुए बोरलांग जी। क्यों? कौन हुआ? नॉर्मल ई बोरलांग, नॉर्मल बोरलांग हुई। भारत में जो जनक हुए, भारत में जनक कहलाए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक थे। इस हरित क्रांति से जो आया बेटा, उस हरित क्रांति से उत्पादन, इसमें हरित क्रांति में जो प्रयोग हुआ, हरित क्रांति में प्रयोग क्या हुआ? वही HYB बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई, आधुनिक सिंचाई विधि, कीटनाशक और मशीनों का उपयोग। हुआ ना?
इससे क्या हुआ, इससे जो परंपरागत कृषि हम कर रहे थे उसमें उत्पादन केवल उतना होता था जितनी उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, लेकिन इससे रासायनिक बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, HYB बीजों का प्रयोग किया गया, बीज का प्रयोग किया गया, इससे उत्पादन परिवार से जो आवश्यकताएं होती थी उससे अधिक उत्पादन हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हरित क्रांति का ये हुआ, उत्पादन अधिशेष, कृषि उत्पादन अधिशेष मिला। कृषि उत्पादन अधिशेष मिला। अधिशेष माने आवश्यकता से अधिक, सरप्लस प्रोडक्शन मिल गया। इसमें क्या मिल गया? सरप्लस प्रोडक्शन मिल गया। और साथ साथ में जो लाभ हुआ, मेन परिणाम हुआ कि इसका लाभ हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बहुत तेजी से, अधिशेष उत्पादन हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था, वो जो लाभान्वित क्षेत्र था, पंजाब। हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन कौन था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान का गंगानगर। नगर जिला। और जो लाभान्वित, जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, वो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। दूसरे स्थान पे चावल का। दूसरे स्थान पे किसका हुआ? चावल का। पंजाब, हरियाणा, यूपी और लाभान्वित फसल, लाभान्वित फसल, दो चीजें बहुत ज्यादा हुआ। पहले स्थान पे गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरे स्थान पे चावल का उत्पादन बहुत तेजी से। गेहूं चावल में अंतर कहेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे ज्यादा उत्पादन किसका बढ़ा? गेहूं का उत्पादन। चूंकि ये सिंध क्षेत्र में था इसलिए वहां ज्यादा उत्पादन हुआ और वो क्षेत्र क्या हुआ? लाभान्वित हुआ। पालमपुर का अगर उदाहरण लेकर देखा जाए, इसमें पालमपुर का अगर उदाहरण हम लेकर देखा जाए इसमें, तो पालमपुर में लिखो परंपरागत कृषि, लिखो पालमपुर में परंपरागत कृषि से, परंपरागत कृषि से गेहूं का उपज, गेहूं का उपज 1300 कितना प्रति हेक्टेयर होता था। अब कितना हो गया? आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग करके अब 3200 प्रति हेक्टेयर हो गया। आधुनिक से कितना हो गया? आधुनिक से 3200, 3200 प्रति हेक्टेयर हो गया उत्पादन। ज्यादा हुआ कि कम? ज्यादा हुआ कि कम? ज्यादा हुआ। कितना हुआ? जो परंपरागत से हम पालमपुर में जो कृषि होता था उसमें 1300 हेक्टेयर था। कितना था? 1300 प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब कितना हो गया आधुनिक से? 3200 प्रति हेक्टेयर। कितना हो गया? 3200 प्रति हेक्टेयर हो गया। कितना हो गया? अब जो अतिरिक्त, ये मान लो कि इसको खाने के लिए
1000 हेक्टेयर की जरूरत है। कितना? इतना ही ना। मान लीजिए कि किसी परिवार को, मतलब पूरे पालमपुर को 1000 हेक्टेयर की जरूरत है खाने के लिए। कितना? 1000 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जरूरत है पूरे वर्ष के लिए। तो बचेगा कितना? 2200। कितना बचेगा? तो क्या करेगा? मार्केट को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? इस अतिरिक्त, ये अतिरिक्त उत्पादन हुआ। क्या हुआ? है अतिरिक्त उत्पादन हुआ। मतलब उपभोग जितना होना था इसको, पारिवारिक उपभोग कितना है? पारिवारिक उपभोग कितना है? पारिवारिक उपभोग कितना है? 1000 हेक्टेयर। और बचत कितना होगा? 2200 हेक्टेयर का अगर बचत हो रहा है तो क्या करेगा? इस अतिरिक्त उत्पादन को क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? मार्केट ढूंढेगा। क्या करेगा? उसको सड़ाएगा तो नहीं ना। इस अतिरिक्त उत्पादन के पालमपुर गांव के लोग सड़ाएंगे तो नहीं ना। इसको क्या ढूंढेंगे? बाजार। बाजार में क्या होता है? क्रय, मतलब खरीदना होता है, और विक्रय, बेचना होता है। यही काम होता है बाजार में, खरीद और बेचना, क्रय और परचेजिंग और सेलिंग होता है बाजार में। और बाजार में क्रेता और विक्रेता होते हैं। बाजार में कौन होता है? दो होते हैं। एक क्रेता होता है जो खरीदने वाला, एक विक्रेता होता है जो बेचने वाला। यही होता है। कौन होता है? एक क्रेता होता है, एक तुम मार्केट में जाओगे तो क्रेता बन जाओगे, और जो बेचने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? विक्रेता बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? दो मंडियों में, रायगंज और शाहपुर के, ये अतिरिक्त उत्पादन पालमपुर के लोग रायगंज और रायगंज और शाहपुर के मंडी में बेच देते थे। कहां बेच देते थे? रायगंज और शाहपुर के मंडी में क्या करते थे? बेच देते थे। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर के पीछे था, और शाहगंज थोड़ा दूरी पे था। और आधुनिक और परंपरागत यातायात परिवहन का प्रयोग करके वहां मंडी तक पहुंचा देते थे। क्या करते थे? वो मंडी तक पहुंचा देते थे। और पालमपुर में एक चीज और होता था, गन्ने का उत्पादन होता था। क्या होता था? गन्ने का उत्पादन होता था। तो गन्ने का गन्ना जो है, गन्ना का उत्पादन होता था। क्या होता था? गन्ना का उत्पादन होता था। और गन्ना कैसा है? एक वर्षीय फसल है। कैसा है? एक वर्षीय फसल है। एक वर्ष में एक बार। और गन्ने एक वर्ष में एक ही बार होता है। और गन्ना का प्रयोग बहुत सी चीजों में प्रयोग किया जाता है। आज जो गन्ना का प्रयोग किया जा रहा है एथेनॉल में, जो पेट्रोल में मिक्सिंग करके क्या किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, गुड़ प्लस चीनी और अन्य चीजों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में वो आधुनिक प्रयोग किया जा रहा है। ईंधन के रूप में क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। इसीलिए चीनी का दाम बढ़ रही है। इसीलिए क्या हो रही है? चीनी का दाम, क्योंकि सभी गन्ना क्या हो रहा है? एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिश्रित होकर पेट्रोल का रूप में कार्य कर रहा है। इसीलिए चीनी का है। तो चीनी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान ब्राजील की है। और उपभोग में देखो, पहले देख लो, गन्ना उत्पादन में भारत में सबसे पहला स्थान यूपी का है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान कर्नाटक का है। इसका है। और
चीनी उत्पादन में सबसे पहला स्थान ब्राजील का, इसीलिए अभी चीनी का आयात किया जा रहा है। अभी आज पेपर में आया है, चीनी का आयात कहाँ से किया जा रहा है? ब्राजील से। कहाँ से? और सबसे ज्यादा चीनी का उपभोग कहाँ होता है? भारत में। कहाँ होता है? भारत में होता है। और चूंकि ये यहाँ का गन्ना एथेनॉल के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो है कोई दिक्कत है? पालमपुर के गांव की कहानी आगे कल से फिर से होगा, है ना? और ये लास्ट हो जाएगा कल। आज समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?